Good evening to all of you. Today we are going to a new topic, contract costing. Contract costing ठेका लागत हम contract costing के क्वेश्चन को हल करते समय contract costing, job costing, batch costing तीनों एक चैप्टर के अंतर्गत है। तीनों में से जॉब बैच कॉस्टिंग को सॉल्व करते समय एक फार्मूला है छोटा सा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम हल करते हैं, ई को डिनोट करते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी से, और इसका फार्मूला ई इक्वल टू 2ab अपॉन सी। 2ab अपॉन सी, ये मीन्स इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी A equal to annual demand, A equal to annual demand, एक साल का जो मांग होगा वार्षिक मांग। B equal to बैच फिक्स्ड ओवरहेड, या इसको हम कहते हैं सेटिंग ऑफ कॉस्ट। और C is equal to कैरिंग कॉस्ट। इसको हम लोग बैच कॉस्टिंग को या हल करते समय इसका प्रयोग करते निकाल लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है हम लोग पढ़ेंगे अगले क्रम में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेका लागत, C is equal to carrying cost। हाँ, कैरिंग कॉस्ट हम लोग पढ़ेंगे। कैरिंग कॉस्ट को लिखते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट या पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, प्रति इकाई में एक साल में उत्पादन जब करेंगे कितना हमारी लागत आएगी उसको इसके माध्यम से हल करेंगे। CIMA ने अक्सर इसको डिफाइन किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है क्या, हिंदी में जिसे हम कहते हैं ठेका लागत। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओरल और रिटेन एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एन ओरल और रिटेन एग्रीमेंट between two parties. First is contractor and second is contractee। कितने पक्ष होंगे, कोई भी जो एग्रीमेंट होगा, कोई भी ठेका होगा, उसके दो पक्ष होंगे। पहला एक ठेका देने वाला और दूसरा ठेका को लेने वाला। यानी सरल भाषा में हम लोग कहें तो ठेका एक ऐसा अनुबंध है जो दो पक्षों के बीच किसी कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्टिंग टू कंप्लीट ए जॉब, contractee to complete a job which takes a longer time for completion, according to SERI inverted comma open, contract or terminal cost accounts are applicable to a concern which makes specific contract। specific contract।
and required to know the cost of each, and required to know the cost of each. Full stop. They are called terminal cost. Terminal cost. Accounts because they are called terminal cost account because they relate to jobs. Jobs. ब्रैकेट में लिख लीजिए और contracts. Bracket close. Which are definitely terminable. Which are definitely terminable. कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन क्या है? ठेका लागत क्या कहलाता है? हिंदी में क्या कहते हैं? ठेका लागत। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा? किसी काम का। कोई पर्पज होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का। हो सकता है भवन निर्माण का हो, बिल्डिंग का हो, टेबल निर्माण हो, यानी किसी भी एक पर्पज का कोई उसका एक पर्पज होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का। और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए दो पक्षों के बीच अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? अनुबंध होगा, एग्रीमेंट होगा, और वो अनुबंध ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट कहलाना, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो बड़ा बढ़िया है, समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे होगा, किसके बीच में होगा। उसके दो पक्ष होंगे, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्टी, ठेका देने वाला और ठेका लेने वाला। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ठेका लागत क्या कहलाता है? स्वाभाविक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पक्षों के बीच में, किसी पर्पज से होगा, उस पर्पज में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी कि हमको क्या करना है। यदि बिल्डिंग बनानी है तो किस तरह का बिल्डिंग बनना है, उसकी भी एक टर्म्स एंड कंडीशन होगी, उसका एक आंकड़ा होगा, डेटा होगा, कितना बाई कितना, कितना स्क्वायर फीट का है। मान लो टेबल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टेबल प्रोवाइड करने का, टेबल एक प्रोवाइड करने वाला होगा, एक रिसीव करने वाला होगा। यदि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जितना यूनिट टेबल का होगा और उसका जितना टोटल अमाउंट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। उसको डिवाइड कर, मान लो उस टेबल की जॉब को कंप्लीट करने में, तो उसके लिए जो प्रोवाइड कर उसके लिए जॉब है, उसको प्रोवाइड करने में मान लो 30,000 रुपीज का यदि टोटल लागत आया, टोटल कॉस्ट आया, और हमको प्रोवाइड करता है 300 क्वांटिटी। कितना? 300 क्वांटिटी किसी का टेबल का कितना लागत आया? डिवाइड कर देंगे 3000 डिवाइड बाई 300। दो जीरो से दो जीरो खत्म, एक का 100, यानी सचे पर टेबल उसकी जो पर यूनिट कॉस्टिंग रही 100 रुपया। ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है। इसमें क्या बचा हुआ है? जब भी कॉन्ट्रैक्टर किसी काम को कंप्लीट करता है, उस काम को कंप्लीट करने में, जॉब को कंप्लीट करने में उसका अपना प्रॉफिट भी निहित होता है, इंक्लूड होता है, यानी टोटल कॉस्ट के बीच में यहाँ पर प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा। और इसको जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। ना कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना कितने के लिए होगा, हमारा जो होगा वो जो टोटल यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट, उसका होगा कॉन्ट्रैक्ट। यदि इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब कि लॉस होगा। यदि लॉस नहीं भी हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं हो सकेगा। लॉस होना स्वाभाविक है। यदि 30,000 रुपीज उसका टोटल कॉस्ट आया प्रोडक्शन पे, और खुद जाकर के डिलीवरी करेगा, प्रोवाइड करेगा, भाई उसकी तो मजदूरी, वेजेज निकलना चाहिए, वेजेज भी नहीं निकलेगा, लॉस हुआ उसका। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू WWB के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट और
WW बिग BIGG Yes sir. इन्वर्टेड कामा ओपन, ये नाम हो गया ना? हाँ नाम है, WW बिग नाम है। Yes sir. कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल कॉस्टिंग is adopted by those business Adopted by those business undertaking definite contract, definite. हाँ under definite contract Yes. either Either. को कैसे लिखते हैं, E dot G dot builders and contractors, Builder and contractors. The same principle apply to the same. contract cost, Apply to contract cost as to job cost. job cost. अभी इसमें बार बार एक शब्द रिपीट हो रहा है, टर्मिनेबल। हाँ. टर्मिनेबल का क्या मतलब है? टर्मिनेबल का सीधा सीधा मतलब कि जब हमारा जॉब कंप्लीट हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म. समाप्त हो गया, Yes. क्योंकि हमारा जिस चीज का एग्रीमेंट होगा वो मकसद पूरा होने के बाद हमारा एग्रीमेंट स्वतः समाप्त हो जाता है। लिख लीजिए, फॉलोइंग आर द फीचर्स of contract costing. Following are the features of contract costing. Yes sir. Point 1, many items of cost. Many items of cost Yes sir. which are, इसी में ना? हाँ इसी में, which are normally treated as indirect, can be charged to it as direct cost. नॉर्मली होता कैसा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, चार्ज कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट के रूप में। सेकेंड पॉइंट, इनडायरेक्ट कॉस्ट constitute a very small proportion of the cost of a contract. Next point, Yes sir. point 3, usually the contract work is broken down and specific portions are given to subcontractors. In case of a building contract, sanitary, welding, carpentry, etc. are usually entrusted to subcontractors. जैसे बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि सबसे पहले बिल्डिंग को बनाने वाला कोई एक आदमी एग्रीमेंट कर लेता है, वो क्या होता है, मेन कॉन्ट्रैक्टर्स होता है, जिसके साथ एग्रीमेंट होगा वो मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा। लेकिन इस तरह के काम में कई सारे काम जुड़े होते हैं, एक आदमी पूरा काम नहीं कर पाता है, फिर वो क्या करता है, छोटा छोटा काम जो होता है, जैसे कारपेंटर का काम हो गया, सैनिटरी का काम हो गया, प्लास्टर का काम हो गया, नीचे का फर्श का काम हो गया, सब में डिस्ट्रीब्यूट टाइल्स का जो काम हो गया, अलग अलग भागों में अलग अलग बांट देता है। तो जिनको अलग अलग काम जब वो देता है
वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि हमारा जो एग्रीमेंट है किसी और के साथ है, लेकिन काम को करने वाले कई सारे लोग होते हैं। चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सिंस वर्क इज कैरीड on at for way sites cost control is a major problem. Site cost control is a major problem. Site cost control is a major problem. Next point, Yes. contract costing is similar to job costing. But these methods are concerned with costing of specific orders. These methods are concerned with costing of specific orders. Specific orders. Yes. हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। Objective of contract costing. Yes, sir. To add certain total cost of a contract. Next, to add certain profit or loss on a contract. Of a contract. Next point, point number 3. Yes, sir. To control the cost of contract. Control the cost of contract. Yes, sir. To control the cost of contract. हो गया। लास्ट पॉइंट, to get information on regular basis about the operations relating to contract. ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लिख रहा है आपका टोटल कॉस्ट। क्या है पहला, टू एसर्टेन द टोटल कॉस्ट। क्या हुआ इसका मतलब? पहला पॉइंट है टू एसर्टेन टोटल कॉस्ट ऑफ ए कंट्रैक्ट। टू एसर्टेन टोटल कॉस्ट ऑफ कंट्रैक्ट, क्या हुआ इसका मतलब? कॉन्ट्रैक्ट के कुल लागत को सुनिश्चित करना। कॉन्ट्रैक्ट के कुल लागत को सुनिश्चित करना। ये हम जो काम कर रहे हैं, यदि हम इंडिविजुअल किसी वर्क को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कि हमको उसका आइडिया ना हो कि कितना लागत हमारी जाएगी। हो सकता है 10 रुपये अधिक लग जाए, 10 रुपये कम लगे। लेकिन जब किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, स्पेसिफिक कंपनी के साथ हम कॉन्टैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करती है, तब जाकर के हमारे साथ वो कॉन्टैक्ट करती है। यानी टोटल कॉस्ट जो होगी, कुल लागत जो होती है, उसके बाद ही वो हमारे साथ एग्रीमेंट करता है। यानी टोटल कॉस्ट को एनालिसिस करना, उसको सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट है टू एसर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? स्वाभाविक है। प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है? प्रॉफिट अर्न करना, ऑप्टिमम प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर कभी लॉस में जाना चाहता है?
जाना भी नहीं चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया गया, जिन भी बिंदुओं पे उसकी एग्रीमेंट हुई, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है उसका कॉस्ट को कंट्रोल करना। यदि कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करिएगा तो हो सकता है कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा कॉस्ट चली जाए, और जब कॉस्ट आपकी जब बढ़ जाएगी इसका मतलब लॉस में जाइएगा। सच है, कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका एक आंकड़ा होगा, प्रोफार्मा होगा कि कितना दिन में हमारा काम कंप्लीट होगा, कितना दिन में हमारा प्लास्टर होगा, कितना दिन में हम कंप्लीट करके दे देंगे। यदि उससे अधिक टाइम लगने लगा, इसका मतलब क्या होगा, जो लेबर कॉस्ट, जो वेजेज हमारा जा रहा है वो तो फिर नुकसान हो रहा है, हमारा एक्सेस जा रहा है। तो कॉस्ट को कंट्रोल करना सबसे बड़ा इसका फैक्टर है। टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस अबाउट द ऑपरेशंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिदिन के दैनिक आधार पर रेगुलर सूचनाओं को एकत्र करना भी। नेक्स्ट लिखिए रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, रिकॉर्ड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठेका लागत के रिकॉर्ड लिखिए। ए कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स फॉलोइंग, ए कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन्स फॉलोइंग records, a contractor maintains following records under contract costing, under contract costing। उसका पहला पॉइंट होगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अंडर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंडर में कितने रिकॉर्ड बनेंगे? पहला कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहला तो कॉन्ट्रैक्ट का ठेका का एक अकाउंट होगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्टेज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टेज अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टेज अकाउंट। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, WIP। यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पता लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है, ये बनाना चाहिए। पहला कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ठेका का खाता, जिसमें दोनों चीज निहित होगा, कितना रुपया हमारा एग्रीमेंट हुआ, कितना रुपया हमको देना है, कितना रुपया नहीं देना है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, उसमें भी क्लियर होगा कितना रुपया हमारा जा रहा है, कितना रुपया हमारा आ रहा है। और तीसरा होगा वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कितना कार्य हमारा प्रगति पर है, कितना कंप्लीट हुआ और कितना हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। जब तक ये वर्क इन WIP का इतना बड़ा योगदान है, यदि आपके पास WIP आपका क्लियर नहीं है, इसका मतलब आप हुआ प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले इन दोनों को मेंटेन करने के लिए WIP का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। यदि WIP आपको क्लियर नहीं है, समझिए कि आप प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि हमारा 70% वर्क कंप्लीट हो गया हो और हमको मालूम है 40% कंप्लीट है, तो उसके अनुसार फिर रिमेनिंग जो 60% होगा उसके अनुसार हम मटेरियल गिरा लेंगे या वेजेज का इस्तेमाल करेंगे, तो भाई एक्सेस हुआ, तो जाएगा, नुकसान होगा। और यदि कहीं हम कम किए हुए हैं, ज्यादा का तुलना कर बैठे, 30% वर्क कंप्लीट हुआ, 50% मान के चल रहे हैं, तो भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि हम समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। भाई किसी भी एग्रीमेंट में क्या है, जब भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट इन बातों एग्रीमेंट में निहित होता है कि हमने कितना तारीख को हम काम शुरू करेंगे और कितने दिन में कंप्लीट करके हैंडओवर करेंगे, हैंडओवर करेंगे। और कंडीशंस भी साथ में होती है, यदि आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, इतना रुपया आपको फाइन करना पड़ेगा, इतना रुपया आपका रोक लिया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे L&T
अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, कौन कंपनी बनाई? टाटा। टाटा। यस सर। L&T के लेबर लगे हुए थे उसमें उनका अपना एग्रीमेंट था कि हम इतने दिन में आपका फर्स्ट फ्लोर, अभी तो ग्राउंड फ्लोर बना है ना, बना करके हैंडओवर करेंगे। रिमेनिंग का जो काम है उस पर भी है कि हम इतना दिन में आपको करके इसको हैंडओवर करेंगे। जैसा कि समाचार पत्रों में चल रहा है कि अगले साल उसको फर्स्ट फ्लोर भी वो बना करके दे देगा। यस सर। और जब तक इसको मेंटेन करने के लिए, परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए वर्क इन प्रोग्रेस का होना बहुत जरूरी है। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को ब्रीफली, कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एनालिसिस करेंगे। जैसे कि मटेरियल्स परचेज, पहले क्वेश्चन में पढ़ते थे मटेरियल परचेज, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर। बड़ी बड़ी कंपनियां जब काम करेंगी तो भाई मटेरियल तो डायरेक्ट वहाँ काम पर गिरेगा नहीं, कहाँ पर आएगा? स्टोर में। पहले परचेज होगा, फिर कहाँ जाएगा? स्टोर में। और स्टोर से कहाँ जाएगा? साइट पर जहाँ काम चल रहा है। तो मटेरियल पहले स्टोर में रिजर्व होगा, फिर स्टोर से इशू होगा और सबका उसमें कहीं ना कहीं सबका आंकड़ा आएगा। कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे।